हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डेज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है और जो संविधान सभा है उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से जो संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसमें क्या क्या जो आयाम थे वो पूरे किए गए और किस तरह से उसका जो प्रोसीजर था वह हुआ। तो संविधान सभा के गठन से लेकर और संविधान की जो उद्देश्य का है या फिर जो प्रस्ताव का है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर हम बात करें संविधान सभा और उसकी प्रस्तावना में, तो जो संविधान सभा थी उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो संविधान सभा की ज़रूरत क्या थी, एक्चुअली हुआ क्या था उस टाइम पे, ब्रिटिश राज चल रहा था। उसके बाद जब ब्रिटिश क्राउन के बाद जब आज़ादी मिल जाती है तो उस समय पे संविधान की मांग उठ रही थी पहले से। तो संविधान को गठन करने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा की ज़रूरत थी, जो कि क्या है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से इसके जो प्रतिनिधि थे वह चुने जाएं और संविधान निर्माण में अपना योगदान दें। तो इसी के चलते हम देखेंगे कि संविधान सभा का इतिहास क्या रहा। तो जो पहली बार संविधान सभा की जो मांग थी वह 1895 में उठी थी। तो जो पहली बार संविधान की मांग उठी थी संविधान सभा की, वह 1895 में उठी थी और बाल गंगाधर तिलक ने क्या है, मांग की थी। उसके बाद होता क्या है, जब बाद में हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो जुलाई 1945 में, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाता है तो द्वितीय विश्व युद्ध के सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद अंग्रेज क्या है, एक नई नीति लाते हैं। जो अंग्रेज थे वह एक नई नीति लाते हैं और नई नीति के तहत क्या करते हैं, यह अपना एक मिशन भेजते हैं भारत में, जो कि संविधान के रिगार्डिंग था और संविधान सभा के गठन के लिए था। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने एक अपना जो था कमीशन भेजा और जो वह आयोग था, तो उस आयोग में क्या थे, कैबिनेट मिशन उस आयोग का नाम था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो यह क्या था, ब्रिटेन में उस समय प्रधानमंत्री एटली के जो रूप में प्रधानमंत्री एटली के रूप में नई सरकार बनी थी और उसने अपने ही कैबिनेट से 3 मंत्री, जो एटली का कैबिनेट था उसके 3 मंत्री, एक लॉरेंस, एक क्रिप्स और एक अलेक्जेंडर। तो लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर या 3 सदस्य की क्या भेजी थी, एक जो अपना कैबिनेट भेजा था भारत में। तो यह किसके लिए था, संविधान के रिगार्डिंग था और यह जो तीनों यहाँ पर क्या होते हैं, भारत में आते हैं। उसके बाद होता क्या है, जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, जो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वह अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था और वयस्क मताधिकार के रूप में इसका क्या हुआ था, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। चुनाव जो है जुलाई 1946 में ख़त्म होता है। जुलाई 1946 में चुनाव खत्म होता है। उसके बाद होता क्या है, संविधान सभा का गठन हो जाता है। तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। तो जब 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ तो इसमें कुल सदस्य जो थे 389 सदस्य जो है शामिल किए गए। तो संविधान सभा में 389 सदस्य जो है शामिल किए गए। बाद में होता क्या है, जब पाकिस्तान की मांग उठने लग जाती है तो जब देश 2 भागों में बढ़ जाता है, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, तो ये 389 जो सदस्य थे यह भी क्या है, 2 भागों में बढ़ जाते हैं। जिसमें से क्या होता है, जो कुछ थे वह भारत के संविधान सभा के सदस्य थे और कुछ थे पाकिस्तान की संविधान सभा के। तो जब भारतीय संविधान सभा के थे तो 389 में से 299 क्या हो जाते हैं, भारतीय संविधान सभा के सदस्य रह जाते हैं और जिनमें से 90 क्या हैं, पाकिस्तानी संविधान सभा में चले जाते हैं। तो इनिशियली बात करें तो 389 जो थे संविधान सभा में सदस्य थे, जिनमें से 299 जब बाद में जब विभाजन हो जाता है तो 299 ही रह जाते हैं किसमें, भारत में, और जिनमें से 19 क्या हो जाते हैं, पाकिस्तानी संविधान सभा के सदस्य बन जाते हैं। तो जब ये 299 है जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, इनमें से देखा जाए तो 229 जो थे वह निर्वाचित सदस्य थे। तो 299 में से 229 निर्वाचित सदस्य थे और जो 70 जो सदस्य थे संविधान सभा के वह थे जो चुने गए थे और इनका क्या था, मनोनयन किया गया था। अगर बात करें तो इसमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं, 15 महिलाएं सदस्य शामिल थीं 299 में, और एससी के 15 सदस्य थे और एसटी के 33 सदस्य जो है संविधान सभा में शामिल थे। अगर हम बात करें तो संविधान सभा का जिस तरह से हमने देखा था 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, तो उसके बाद क्या होता है, 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और पहली बैठक जो थी उसके अस्थायी रूप में जो अध्यक्ष थे वह सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। तो जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको अस्थायी रूप में क्या है,
अध्यक्ष चुना जाता है। उसके 2 दिन बाद होता क्या, 11 दिसंबर को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में चुन लिए जाते हैं। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। अगर हम इसमें और फैक्ट देखें तो 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने जो तिरंगा है उसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी थी। तो 22 जुलाई 1947। 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान जो है पूरी तरह से अंगीकृत हो गया था 26 नवंबर 1950 को, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को क्या है, लागू हुआ। माफ कीजिएगा, ये 1949 है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है अंगीकृत हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। जो संविधान सभा था इसके कुल 11 बैठकें हुई थी, या फिर कहा जाए तो अधिवेशन जो थे 11 अधिवेशन जो है संविधान सभा के हुए थे। कुल सत्र जो थे 11 सत्र चले थे, जिसमें समय जो था 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था पूरा संविधान निर्माण में। यहाँ पे होता क्या है, जो संविधान लिखने का जो था, हमारा भारतीय संविधान जब लिखा गया था तो यह कोई प्रिंटेड नहीं था, तो यह हाथ से लिखा गया था। तो इसको हाथ से लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने यह भी कहा था कि मुझे इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या है, जो मैं संविधान इन्होंने लिखा था तो वो संविधान के हर पेज पर इनका नाम होना चाहिए, और जो लास्ट का पेज है उस पर इनके साइन की इन्होंने डिमांड की थी। और जो नेहरू ने क्या किया था, इनकी डिमांड को स्वीकार भी कर लिया था। तो प्रेम बिहारी नारायण जो थे इन्होंने संविधान को अपने हाथ से लिखा था, और आज भी इसकी प्रतिलिपियां जो हैं संग्रहालय में रखी हुई हैं। अगर बात की जाए अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, ये तो थे भारतीय संविधान सभा के फैक्ट्स जो थे। अगर हम देखें संविधान सभा की प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में क्या है, जो संविधान का परिचय होता है, जो संविधान जो है उसकी प्रस्तावना के बारे में बात करें तो प्रस्तावना से क्या है, वह संविधान का पूर्ण रूप से परिचय होता है। एक तरह से जिस तरह से हमारी जो बुक होती है, बुक का इंडेक्स होता है, उसी तरह से हमारे संविधान का क्या है, वह इंडेक्स है, परिचय पत्र है। और जो प्रस्तावना है उससे जो है भारतीय संविधान का पूरी तरह से पता चलता है कि यह किस प्रकार का संविधान है। तो संविधान से जो उसमें टर्म्स दिए गए हैं उससे हमारे संविधान पर क्या है, उसका क्या प्रभाव है संविधान का, वह पता चलता है। तो संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, प्रस्तावना को, नानी पालकीवाला ने। जो प्रस्तावना थी, किसी भी संविधान में प्रस्तावना थी, जो सबसे पहले क्या था, अमेरिका में जो है प्रस्तावना संविधान में दी गई थी। तो अमेरिकी संविधान पहला संविधान था जिसमें उसके संविधान की प्रस्तावना को जोड़ा गया था। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी, अगर उसके आधार की बात की जाए तो जो आधार था वो नेहरू के उद्देश्यों पर था। तो नेहरू के जो उद्देश्य थे, नेहरू उद्देश्य के बेस पर क्या है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है जोड़ी गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें संविधान की प्रस्तावना में, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो 3 शब्द थे यह जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या था, 1976 में 3 टर्म्स, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, यह तीनों शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो यहाँ अगर हम बात करें कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, तो कई केसों में जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह क्या होता है, संविधान का व्याख्याता होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस जो थे उसमें स्टार्टिंग में यह कहा था कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या है, अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। बाद में हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने ही फैसले को पलट दिया और यह बताया कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का ही अंग है। स्टार्टिंग में इसको संविधान का अंग नहीं माना गया था कुछ केसेस में, लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले दिए तो उसमें यह कहा कि जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का ही अंग है और इसमें क्या है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। तो उसमें अगर हम केस देखें तो सबसे पहले आता है बेरूबरी मामला। तो जब बेरूबरी मामला था 1960 में, तो बेरूबरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है। लेकिन उसके बाद एक केस आता है केशवानंद भारती मामला 1973 में। तो
तो केशवानंदन भारती मामला जो था 1973 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को ही पलट दिया और कहा कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का ही अंग है और इसमें क्या है, संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन जो इसका मूलभूत ढांचा है उसको नहीं बदला जाएगा। साथ में उसके बाद भारतीय जीवन बीमा निगम का जो बात था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बरकरार रखा और कहा कि प्रस्तावना क्या है, इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। अगर बात करें हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द दे रखे हैं जो वर्ड्स हैं, तो उनके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इस प्रकार से, जैसे हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग से जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, तो इसके अगर हम देखें तो हम भारत के लोग से मतलब यह है कि जो भारतीय संविधान है उसका जो सर्वोच्च जो है, सर्वोपरि जो है वह भारत की जनता है। तो भारत की जनता में ही क्या है, संविधान भारत की जनता में निहित है पूर्ण रूप से, जिसमें सर्वे सर्वा कौन है, भारत की जनता, अर्थात हम भारत के लोग। उसके बाद एक टर्म आता है संप्रभुता। तो संप्रभुता की अगर हम बात करें तो संप्रभुता से मतलब यह है कि जो हमारा देश है वह किसी का डोमिनियन नहीं है। पहली बात तो हमारा देश आज से क्या है, संविधान जब अंगीकृत हो गया तो उसमें यह बताया गया कि हमारा देश जो है किसी का डोमिनियन नहीं है और यह संप्रभु है, अपने आप में खुद, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है। और यह संविधान क्या है, आत्मनिर्भर है, अर्थात भारत जो है अब आत्मनिर्भर है, किसी का डोमिनियन नहीं है। और साथ में यह भी था संप्रभुता का अगर मतलब समझें तो इसमें क्या है कि जो भारत के आंतरिक और विदेशी मामले हैं, भारत के जो भी मामले हैं उनको भारत स्वयं अपनी तरीके से क्या है, सॉल्व करने के लिए सक्षम है। अगर बात करें समाजवादी की, तो समाजवादी जो टर्म है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो उसका यह मतलब है कि जो समाजवादी जो लक्षण है जो संविधान से पता चलते हैं भारतीय संविधान के, उसमें यह है कि जो संसाधन जितने भी हैं, रिसोर्सेज जो हैं, वह सभी में इक्वलिटी में बांटे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ रिसोर्सेज नहीं दिए जा रहे हैं या फिर किसी के अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। तो समाजवादी से तात्पर्य है कि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वह सबके लिए इक्वल है। पंथ निरपेक्ष की बात करें तो जो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष कहें तो यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, जिसका मतलब यह है कि जो पंथ निरपेक्ष जो है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा और भारत का कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है, सभी धर्मों को क्या है, भारत एक रूप से देखता है। तो इसके लिए क्या है, धर्मों में कोई ये नहीं है, भेदभाव नहीं है धर्म के बेस पे। और इसके लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 25 से और 28 तक है, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में यह विवरण भी दे रखा है कि देश का क्या है, कोई भी धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों को एक रूप से मानेगा। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत का कोई धर्म नहीं है। लोकतांत्रिक, तो अगर बात की जाए लोकतांत्रिक की, तो डेमोक्रेटिक, तो इसका डेमोक्रेसी जो है भारत में वो क्या है, टू द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। तो पीपलों के जो अपना देश की आम जनता है वह क्या है, उसी के द्वारा सरकार बनाई जाएगी, उसी के द्वारा चलाई जाएगी और सब कुछ क्या है, जनता के लिए ही है। तो यह है लोकतांत्रिक जो है लक्षण भी भारतीय संविधान के पता चलते हैं। अगर हम बात करें गणतंत्र या गणराज्य की, तो गणतंत्र या गणराज्य की बात की जाए तो वह राज्य जो है, वह देश गणतंत्र होता है जिसका जो हेड ऑफ स्टेट होता है वह इलेक्टेड होता है। हेड ऑफ जो स्टेट होता है वह इलेक्टेड होता है। इसका मतलब या फिर क्या है कि वह वंशानुगत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे आपने देखा होगा कई देशों में प्रिंस चले आते हैं, उसका बेटा होगा, फिर बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, इसी तरह से क्या है, वो राजा के रूप में चलते आते हैं। तो हमारा देश क्या है, गणतंत्र है। इसमें क्या है, वो जो है जो हमारा देश है गणराज्य है, इसका मतलब यह है कि जो वंशानुगत चीज़ें हैं वह यहाँ नहीं अपनाई जाएंगी और हेड ऑफ स्टेट है वह क्या है, इलेक्टेड होता है। साथ में न्याय की बात की जाए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीनों तरह के न्याय की बात की गई, जिसमें क्या है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय शामिल हैं। साथ में समता की बात की जाए तो समानता या समता की बात करें तो अनुच्छेद 14 से लेकर हमारे जो समता के अधिकार हैं 14 से 18 तक जो दिए गए हैं भारतीय संविधान में, वह यह भी बताती है कि जो इसमें क्या है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अधिकार दिए जाएंगे, सबके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, वह सभी के लिए इक्वल हैं, किसी भी जाति, लिंग, भेदभाव के आधार पर क्या है, इनमें विभेद नहीं किया जाएगा। साथ में एक और टर्म है बंधुत्व। तो बंधुत्व की बात करें तो भाईचारे की भावना। तो हमारे देश में क्या है, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है इससे भारतीय संविधान के लक्षण पता चलते हैं, जिसमें क्या है, भाईचारे की भावना को भी बढ़ाने की बात की गई है। तो जो भाईचारे को बढ़ाने की बात की गई है, यह क्या है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनमें भी भाईचारे की, बंधुत्व की भावना को बढ़ाने की बात की गई है। इसी के साथ इसमें एक डेट दे रखी है
26 नवंबर 1949। जो प्रस्तावना है उसमें डेट दे रखी है 26 नवंबर 1949, जिसमें क्या है, यह बोला जाता है कि आज हम एकीकृत और अधिकृत करते हैं किसको, भारतीय संविधान को। तो साथ में 26 नवंबर 1949 भी डेट दे रखी है। तो इन पॉइंट से अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आते रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।